हेलो एस्पिरेंट्स, क्विक क्वेस्ट यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमारा ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपने अगर देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, कैसे आपके फोमो को ख़त्म कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर जो आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो वहाँ पे है, और जो करंट अफेयर्स के मैगज़ीन अवेलेबल है। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2 घंटे में साल भर का पूरा डाइजेस्ट अच्छे से दे दिया जाए, ठीक है? शायद एक और वीडियो आएगी पॉलिटी की। इन 3 वीडियो में आपका अराउंड मई से लेके जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं फिर से बता दूं, मैं ये सारी वीडियोस अपने कुछ खास लोगों के लिए बनाता हूँ तो आपको एक पर्सनलाइज्ड टच ज़रूर मिलेगा इसमें। स्टे विथ मी। और चलिए अब शुरू करते हैं इसको, ठीक है? तो हमारा पहला टॉपिक है मनी बिल। अब हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, हमें याद कैसे रहेगा, ठीक है? तो हम मनी बिल इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें एक चीज़ देखने को मिला, एक ट्रेंड देखने को मिला कि कुछ ऐसे बिल्स जिनको इस कैटेगरी में पास नहीं होना चाहिए था, सरकार ने उसको इस कैटेगरी में लाके पास कर दिया। तो आप बोलोगे इसमें इस कैटेगरी में पास क्यों कर दिया? इस कैटेगरी में इसलिए पास कर दिया क्योंकि जब मनी बिल के रूप में कोई बिल आता है तो उसमें सारा पावर लोकसभा के पास आ जाता है। और अगर सारा पावर लोकसभा के पास आ जाता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी एंजॉय करती है, वो काफ़ी तरह के स्क्रूटनी से बच जाती है जो राज्यसभा लेके आ सकता था। दूसरा, राज्यसभा का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे लोकसभा अगर चाहे तो रखे या ना चाहे तो ना रखे, दोनों ऑप्शन इनके पास आ जाते हैं, ठीक है? तो अब हम इसमें देखेंगे कि मनी बिल के नुएंसेस क्या हैं, क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया एक बार कि मनी बिल इनमें से क्या होता है, ठीक है? तो आपको वो समझना पड़ेगा कि इसका लॉजिक कि हम कैसे बताएं कि ये मनी बिल है, ठीक है? अब लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट टॉपिक में जब आप जाओगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल बिल करके एक टॉपिक है, उसमें मनी बिल के बारे में मेंशन है। मैं एक शॉर्ट में चीज़ समझा देता हूँ कि ये फ़नल है। इस फ़नल में फाइनेंशियल बिल 1 है, फाइनेंशियल बिल 2 है और ये मनी बिल है। और इस पूरे बकेट को हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल बिल। तो इससे आप एक चीज़ समझ गए, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल। समझ में आ गया? फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है, फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है, ये आपको जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है? अब हम देखते हैं मनी बिल क्या होता है। तो आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है और इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, टैब फेरा। मैं तो कम से कम इसी से याद रखता हूँ। टी फॉर टैक्सेशन, किसी भी तरह का इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट करता है। पहली चीज़। ए, जब आप कोई पैसा निकालोगे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन कहते हैं इसको, ठीक है? तीसरा आता है बी, आपकी सारी बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो मनी बिल का पार्ट बन जाएगी। टैब समझ में आ गया, टैक्सेशन, एप्रोप्रिएशन, बी से बोरोइंग। फिर एफ से आता है फंड मैनेजमेंट, custody, withdrawal and payment related to Consolidate Fund of India and Contingency Fund of India। यूपीएससी ने इसी में खेल किया था, ठीक है? इसलिए आप ध्यान रखिएगा, फंड मैनेजमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड की बात नहीं की गई है, बस फंड मैनेजमेंट की बात की गई है, ठीक है? ई फॉर एक्सपेंडिचर, जो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे एक्सपेंडिचर आएगा वो इसमें आता है। और लास्ट, रिसीट एंड ऑडिट्स, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के होंगे, ये सारी चीज़ें मनी बिल में इंक्लूड होती हैं, ठीक है? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, टैब फेरा को समझ गए होंगे। लेकिन फिर आप पूछोगे कि व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मनी बिल। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो उसमें वो भी लिखा हुआ है, और एक सिंपल लॉजिक आप ये देख रहे हो कि कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, टैक्सेस, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है? तो आप एक चीज़ तो समझ गए होगे कि छोटे मोटे जो चीज़ें पर्पस वाली चीज़ हैं वो इसमें नहीं जाएगा। अगर वो इसमें जाता
तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती। क्यों? क्योंकि आपके छोटी चीज़ों के लिए भी मनी बिल लाना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज लाते हो, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी बिल, ये लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप पेमेंट फॉर लाइसेंस वगैरह लेते हो, वो भी मनी बिल में नहीं आता है। एंड अगर आप लोकल पर्पस के लिए टैक्सेशन करते हो, ठीक है, जिसमें आप उसको एबॉलिश करते हो या अल्टर करते हो या इम्पोज करते हो, वो भी मनी बिल में नहीं आता है लोकल पर्पस के लिए। तो व्हाट कंस्टिट्यूट मनी बिल, यू नो, व्हाट नॉट कंस्टिट्यूट मनी बिल, यू नो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी बिल पास कैसे होता है, उसको और हम बेहतर कैसे समझें, ठीक है? तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो रेकमेंड करते हैं फॉर द पासिंग ऑफ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, ठीक है? अब गवर्नमेंट मनी बिल लेके आएगी, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बस गवर्नमेंट ही मनी बिल लेके आ सकती है। प्राइवेट मेंबर्स मतलब जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो मनी बिल लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली पैसा गवर्नमेंट नहीं चलानी है ना, ठीक है? उसके बाद वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो पास होगा, ठीक है? और स्पीकर भाई साहब जो होंगे, वो उसको बोलेंगे कि ये जो बिल है, ये मनी बिल है और इसको राज्यसभा को दे देंगे, ठीक है? अब वो बिल राज्यसभा को चला गया। अभी मैंने एक चीज़ मेंशन किया है, स्पीकर उसको अटेस्ट करेगा कि वो मनी बिल है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो वो कौन देखेंगे? वो स्पीकर साहब देखेंगे, ठीक है? अब वो राज्यसभा आ गया। अब राज्यसभा के पास ऑप्शन है कि वो 14 दिन के भीतर कोई एक्शन ले। अगर वो 14 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया, ठीक है? अगर वो कोई रिकमेंडेशन करता है, तो फिर लोकसभा के पास पावर है। मैं यही बता रहा था कि इवेंचुअली इसमें घूम फिर के पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। अगर लोकसभा ने उस रिकमेंडेशन को मान लिया, तो भी बिल पास। अगर नहीं माना, तो जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ बिल है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, वो पास। इसके बाद ये बिल कहाँ चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो एशन दे या विदहोल्ड करे। वो रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। यूजुअली वो एसेंट दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो प्रायर अप्रूवल दिया था इसको लाने के लिए, ठीक है? आई होप मनी बिल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, इम्प्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पे आते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं, वो हमारे देश के हेड हैं। प्रेसिडेंट हेड हैं हमारे देश के, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और गवर्नर लाइकवाइज स्टेट के लिए, ठीक है? अब हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल फॉलो करते हैं, ब्रिटेन से हमारी आइडिया आई है। तो वहाँ पे एक आइडिया चलती है, किंग कैन नॉट डू एनी रॉन्ग, एंड उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे इंडिया में कौन है? ऑल्दो वी आर रिपब्लिक, अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड है, वहाँ पे मोनार्क है, वहाँ पे हाई वो चलता है, पुश्तैनी चलता है। तो हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड है, बट रिफ्लेक्शन सेम है कि हम भी मान के चल रहे हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर उस स्टीम्ड पोजीशन पे बैठ के कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है? और आर्टिकल 361, ये आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 361, आपकी जो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी है ना 14, उस पे ये आर्टिकल 361 एक आपको ये हमेशा बताते रहता है कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है? तो इनको 361 के अंदर क्या-क्या प्रिविलेज है? पहला प्रिविलेज ये है कि इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग और अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब ये ऑफिस में है, पहली चीज़। दूसरा, इन पे तभी प्रोसीड किया जा सकता है जब इनके टर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तीसरा, अब आप बोलोगे यार क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, क्या सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं? नहीं, सिविल प्रोसीडिंग आप कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको 2 मंथ की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। तो घूम फिर के आपके पास इनको अकाउंटेबल करने का क्या तरीका है? इम्पीचमेंट, ठीक है? अब ये चीज़ हो गई आपकी प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेके जो उनको प्रिविलेज दी गई है। अब एक चीज़ आप ये समझिए कि ये न्यूज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं? अब हुआ ये कि गवर्नर सीवी आनंद, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं,
वहाँ पे उनके ऑफिस में काम करने वाली, राजभवन में काम करने वाली एक औरत ने बोला कि इन्होंने हम पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि क्या ये जो प्रिविलेज है इसके दायरे को थोड़ा समेटा जाए या जा सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। चीज़ें यहाँ पे इवॉल्व होती हैं, चीज़ें अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाती हैं, चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, आपको प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, लेकिन आपको गवर्नर के लिए ऐसा इम्पीचमेंट वगैरह नहीं लाना पड़ता है। गवर्नर जो होता है ना, वो उसका रिमूवल होता है ऑन द प्लेज़र ऑफ प्रेसिडेंट। उनके हाथ में है, वो कभी भी उनको रिमूव कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नाम मात्र का है कि 5 साल, वो कभी भी उनको हटा सकता है, ठीक है? बट हाँ, जब तक वो ऑफ़िस में हैं, तब तक तो उनको प्रिविलेज है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? लक्ष्मीकांत जाइएगा, उसमें प्रेसिडेंट का टॉपिक होगा, उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिएगा, स्पेशली 3 चीज़ें। सबसे पहले उनके पावर्स, दूसरा पार्डन पावर, और तीसरा ऑर्डिनेंस पावर। चौथा जो इम्पीचमेंट है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। और जब लक्ष्मीकांत को आप खोलिएगा तो पहला पेज जब देखिएगा तो उसमें फार्मूलाज हैं फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको भी आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट के चैप्टर में आपको 4 चीज़ें ही याद रखनी होती हैं: इलेक्शंस, पावर, पार्डनिंग पावर और ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। और इम्पीचमेंट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इम्पीचमेंट के लिए क्या करना होता है, इम्पीचमेंट में 2 कैटेगरी है, ठीक है। पहला कैटेगरी ये है कि आप जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, तो उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, वो कौन-कौन होते हैं? वो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लोग, दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, और तीसरा होते हैं दिल्ली के लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका रिमूवल होता है तो नॉमिनेटेड एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्टेट एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, और दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे भी असेंबलीज हो। बट जब रिमूवल होगा तो बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट एमएलएज वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। ओके, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस बिगिन होती है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए आपका रीज़न दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होना चाहिए, इट इज़ अ ग्राउंड फॉर रिमूवल, ठीक है। इसके बाद इसमें दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पहला जो चार्ज होगा वो कोई एक हाउस इनिशिएट करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 1/4 मेंबर के साइन चाहिए, और प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देना आपको पड़ेगा। ख़ास चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1414 का रिपीटेशन है, तो प्रेसिडेंट 14 दिमाग में याद रखिए और बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हाउस इस पे वोट करेगा और 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करना पड़ेगा ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन, ठीक है। जब वो पास कर देगा तो दूसरा हाउस हरकत में आ जाएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को राइट टू अपीयर एंड डिफेंड का पूरा हक है, वो बोल सकते हैं अपनी बातें रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हाउस होगा, अगर उसने भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया तो आपके प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे। कुछ नहीं था, बस ये याद आपको रखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन क्या है इलेक्शन के लिए, और इनके रिमूवल में कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बस याद रखना है कि कम से कम 1/4 मेंबर उस हाउस के साइन करके दें कि हमें इनका इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन लाना है,
और प्रेसिडेंट को 14 डे का नोटिस मिल जाएगा। फिर वो हाउस 2/3 मेजोरिटी से अगर उसको पास कर देगी तो दूसरा हाउस उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर दूसरा हाउस भी उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। ओके, कैन स्टेट टैक्स माइन एक्टिविटीज़। इस टॉपिक में आपको 2-3 चीज़ें समझ में आएंगी कि जुडिशियल एक्यूमेन किसे कहते हैं, पहला। दूसरा ये कि स्टेट और सेंटर जो है ना, इसमें हमेशा टसल चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि 7 शेड्यूल के अंदर हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। और इन 3 लिस्ट में प्राइमेसी किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, कि किसी ना किसी तरीके से वो इंटरवीन कर सकता है इन सभी लिस्ट्स में। तो एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसी तरह जब माइंस एंड मिनरल्स की बात की गई तो क्वेश्चन ये आया कि पहले हु ओन्स माइंस, पहला चीज़। दूसरा कि किस तरह के मिनरल्स हैं उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, पहली चीज़। दूसरी, जहाँ से भी आप वो खनिज संपदा ले रहे हो उस जगह को उसकी कुछ ड्यू मिलनी चाहिए, उसको वो पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़। उसके लिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत इलैबोरेट प्रोविज़न दिए गए हैं कि माइंस पे कौन टैक्स लगा सकता है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जस्ट की मिनट, हाँ, एंट्री 50 के अंदर स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू टैक्स ऑन द मिनरल राइट। ठीक है, स्टेट के पास पूरा हक है कि वो अपने मिनरल राइट को टैक्स करे। और दूसरी चीज़, स्टेट ओन्स ऑल द मिनरल लोकेटेड इन द बाउंड्री। एक चीज़ समझ में आ गया आपको? उसी तरह से जब यूनियन लिस्ट की बात करोगे आप तो यूनियन लिस्ट में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट लिखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरा ये लिखा हुआ है कि सेंटर ओन करता है ओशियंस। दूसरा ईईजेड, मतलब अब जब ओशन की बात होगी ना और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात होगी, वहाँ पे मिनरल का हक किसके पास आ जाएगा? सेंटर के पास आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका एंट्री 50 था स्टेट लिस्ट का, ये अलाउ करता है सेंटर को टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में खुद से मेंशन्ड है कि ऑल दो स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू टैक्स ऑन द मिनरल राइट, सेंटर कैन इंटरवीन। ठीक है, अभी तक ये चल रहा था। अब कहानी ये है कि तमिलनाडु का ये केस था। तमिलनाडु में एक कंपनी है, उस कंपनी ने लीज़ पे ज़मीन ली हुई थी, और जो इस वहाँ की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला कि आपने जो हम पे लीज़ पे पैसा लिया हुआ है जिसको रॉयल्टी कहते हैं, हम उस पे टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वो कंपनी चली गई कोर्ट में और कहा कि दे कैन नॉट, दे आर लिमिटेड बाय, ये जो स्टेट है तमिलनाडु स्टेट, दे आर लिमिटेड बाय माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 कि ये मुझ पे टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, फेवर भी इसी में आया, इन्हीं के फेवर में आया कि हाँ आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है, 9 जजेस की बेंच थी, बहुत बड़ी बेंच थी। उन्होंने ये डिसाइड किया, पहला क्वेश्चन, क्या रॉयल्टी टैक्स होता है? उन्होंने ये पाया कि रॉयल्टी एक तरह से राइट ऑफ लीजर है। मेरी ज़मीन आपने ली, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये बस उसके एवज में आपने जो मुझे पैसा दिया है वो है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टैक्स। ठीक है, टैक्स सोवरेन द्वारा चार्ज किया जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि रॉयल्टी टैक्स नहीं है तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि जो एम MDR एक्ट की लिमिटेशन है ऑन स्टेट लिस्ट ऑफ 50 की टैक्स ऑन माइंस राइट,
वो यहाँ लगती ही नहीं है, क्योंकि ये तो रॉयल्टी है, ये बिल्कुल अलग सोर्स ऑफ इनकम है। पहली चीज़ क्लियर हो गई, रॉयल्टी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के लिए। दूसरी चीज़, स्टेट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट के पास हक है और एक्सक्लूसिव हक है कि वो टैक्स ले सकता है। पहला चीज़, क्या सेंटर भी टैक्स ले सकता है? नहीं, सेंटर बस रेगुलेट कर सकता है, सेंटर टैक्स नहीं ले सकता है। इस बार की जजमेंट में ये मेंशन है। दो चीज़ आप समझ गए, सेंटर क्या था, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, रॉयल्टी एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, और सेंटर कैन नॉट टैक्स ऑन माइंस, इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ स्टेट, बट येस सेंटर कैन रेगुलेट इट। यही है इसकी पूरी राम कहानी। अब आ जाइए, यूपीएससी ने मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछ रखा है, और आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेजर मिनरल कहते किसको हैं? तो मेजर मिनरल कुछ मिनरल हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोल, लिग्नाइट हुआ, एटॉमिक मिनरल हुए, आयरन हुए, बॉक्साइट हुए, ये वगैरह मेजर मिनरल, नाम सुन के भी मेजर लग रहे हैं वो, ठीक है। इसका रेगुलेशन अंडर एमएमडीआर एक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट फिर लीज ग्रांट करती है। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में एमएमडीआर एक्ट में एक अमेंडमेंट आया है, और सेंटर ने क्रिटिकल मिनरल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ये हुआ, इसकी लीजिंग पावर अपने पास रख ली, ठीक है, टू प्रोमोट द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, और खनिज संपदा को और एक्सप्लॉइट कर पाए हम अच्छे से। कोल और लिग्नाइट की बात करें तो उसकी लीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वाया कंपिटिटिव बिडिंग, और क्रिटिकल मिनरल जो इस नए वाले अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है, उनके सभी के लिए फिर कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। निश्चिंत रहिएगा, मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर दूंगा। रॉयल्टी कौन फिक्स करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। मेजर मिनरल की जब हम बात करते हैं, तो मेजर मिनरल कौन कौन से होते हैं? यू अंडरस्टूड, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब ये जो इतनी बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना, इसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो क्रिटिकल होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो नए वाले रेगुलेशन 2023 में सेंटर ने अपने पास पावर रख लिया है कि ठीक है, इसकी लीज भी हम देखेंगे, ठीक है, ये समझ गए। तो बाकी की लीज किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एक्सक्लूडिंग कोल एंड लिग्निट। क्लियर, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और रॉयल्टी कौन फिक्स करेगा? इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, और कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर लेगा। क्लियर। माइनर मिनरल की बात करें तो आपके पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ग्रेवल हो गए, सैंड हो गया, इसमें से जो कुछ कुछ अगर निकलता है, दैट इज कॉल्ड माइनर मिनरल। इसमें सेंट्रल किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है, स्टेट के पास पावर है कि वो अपना रूल खुद बना ले, वो डायरेक्टली लीज पे दे दे, जो करना है वो करे, ठीक है। और ये फिक्स कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपने वो देखा होगा कि बालू माफिया होते हैं, ये होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लीज पे दे देती है, कोई देखने वाला होता नहीं है उसमें, और थोड़ा करप्शन भी है, तो वहाँ वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करती क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये करती है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ मिनरल एक्सेप्ट नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक मिनरल। ये कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देखता है, ठीक है। तो सर्वेइंग, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, अगर उनको भी कुछ इम्पेटस होगा तो वो भी जाके माइंस करेंगे, ठीक है। बट माइन बिलोंग किसको करती है? स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, जो उनके जुरिस्डिक्शन में आती है। इसीलिए रॉयल्टी फिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कलेक्ट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता है। बाय द वे, अभी जो एमएमडीआर एक्ट के 2023 अमेंडमेंट की बात जो की मैंने, अब आप एक चीज़ समझिएगा, इंडिया धीरे धीरे करके एक मिक्स्ड इकॉनमी की तरफ हम आ चुके हैं, ठीक है। हम हर चीज़ों में लिबरलाइजेशन ला रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को हम माइनिंग सेक्टर में भी अच्छे से यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हमने क्या किया इस अमेंडमेंट के तहत, पहले एटॉमिक मिनरल्स में हम बिल्कुल प्रोहिबिट करते थे, बट हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया है कि आप जाके
माइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हमने उन्हें एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस मिनरल्स, और ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल में सेंट्रल का एक नया रोल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल टू मोर हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना। अब हमारा जो देश है उसमें रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड है, और अगर आप मकान हाइजीनिक बना दोगे तो आप ये भी इंश्योर कर दोगे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बेटर सैनिटेशन, बेटर हेल्थ स्टैंडर्ड, बेटर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की तरफ जाएं। ऊपर से अगर हाउसेस बनते हैं तो एक तरह से ये क्या है, ये मार्केट में एक तरह से पैसा लाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से लोगों, क्योंकि कोई मिस्त्री होगा जो उसको घर बनाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होंगे, तो एक डिमांड बढ़ता है। तो although it is a socio-economic scheme, it also has socio inclusion scheme. It also has a economic dimension. ये समझ में आ गया आपको? तो लोगों को घर मिले उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाया। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि इंडिया दो हिस्सों में हम सोच सकते हैं, पहला अर्बन एरिया और फिर एक रूरल इंडिया। तो उन दोनों के लिए अलग होंगे चीज़ें, और दोनों की डिमांड भी अलग होगी। उस हिसाब से कैटेगरी ये है कि PMAY अर्बन जो है उसको कौन देखेगा? महुआ देखेगा। महुआ क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम दोनों बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो बेनिफिशरीज हैं किनको किनको ये देगा, इसने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। क्या ग्रुप बना लिया कि हम मैक्सिमम 12 लाख वाले लोगों को पैसा देंगे, ठीक है। अब उस बेसिस पे इन्होंने बोला कि हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत होगी उनको हम बेटर सुविधा देंगे, जिनको कम होगी उनको थोड़ा सा भी अगर हम दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसने क्या किया, बनाया EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, LIG दैट इज़ लो इनकम ग्रुप, एंड देन MIG दैट इज़ मिडिल इनकम ग्रुप। अब इसमें जो EWS है वो असिस्टेंस उसको सारे मिशन में मिलेगा, लेकिन जो आपका LIG और MIG है उसको बस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में ही पैसा मिलेगा। मतलब हम आपको मदद करेंगे, बट ऐसा भी मदद नहीं करेंगे कि हम ही आपका सब कुछ दे रहे हैं, नहीं, हम आपको थोड़ी सी मदद करेंगे, बाकी आप खुद से बनाओगे। फर्दर इसके वर्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, इन सीटू स्लम डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर एक घर बनाएगी और फिर अलॉट कर देगी, ठीक है, या आपके अकाउंट में पैसे दे देगी कि आप बना लो, ठीक है। लेकिन जब हम रूरल की बात करते हैं ना, तो रूरल में महुआ नहीं है, रूरल में रूरल डेवलपमेंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यहाँ पे बेनिफिशियरी EWS, LIG और MIG बेसिस पे नहीं है। 2021 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, घर घर जाके लोगों से पूछा गया था कि आपकी माली हालत कैसी है, आपकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है। उससे एक डेटा प्रिपेयर किया गया था, और इस डेटा का गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है रूरल एरिया ज़्यादातर में बेनिफिशियरी को टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल MG नरेगा स्कीम, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, वहाँ से बेनिफिशियरी टारगेट होती है। तो आपको ये समझ में आया कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के गवर्नेंस में। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होती हैं वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से, और इसके कोई वर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें डायरेक्ट पैसा आपको मिलता है, ओके। अब इसमें हमने देखा ऊपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अब आपको ये डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है और सेंट्रली सेक्टर क्या होती है, ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है? अब एक चीज़ समझिए, जो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि एक स्कीम ऊपर बन गई तो वो नीचे तक पर्कुलेट करती कैसे है, और स्टेट क्यों उस स्कीम को मानते हैं, या कैसे कैसे स्कीम फ्रेम होती है। एक वर्ड होता है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सब्जेक्ट पे जो स्कीम बनाएगी, ठीक है, वो खुद देख लेगी, उसी को कहा गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वो सेंट्रल लिस्ट पे बनाती है, वो पूरी खुद से फंड करती है,
और वो इम्प्लीमेंट भी खुद कर लेती है। लेकिन अब वो कुछ स्कीम ऐसी भी बनाएगी फॉर जो राज्यों की भी ज़रूरत की स्कीम हो, या कुछ स्कीम ऐसी भी होंगी जो ओवरलैपिंग स्कीम होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये तो हर राज्य को चाहिए ना, और इसमें ये बिना राज्य की मदद के चलेगी नहीं। इन स्कीमों को कहा जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें सेंटर और राज्य, मतलब स्टेट एंड सेंटर दोनों की भागीदारी होती है, और फंडिंग प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जांपल स्टेट ने बोला कि आप 60, सेंटर ने बोला हम 60 दे देंगे, आप 40 दे देना, या हम 75 दे देते हैं, आप 25 दे देना। वेरियस प्रोपोर्शन में होती है, एंड ये डिफ़र भी करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने मान लो वो बोल दे कि हम 90 दे देंगे, आप 10 दे देना। ठीक है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट के स्कीम्स होती हैं, या कंकरेंट लिस्ट की स्कीम्स होती हैं। अब नीति आयोग ने कहा कि राज्यों के पास जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम टाई करके दे रहे हैं। मतलब क्या कि हम इन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में बांध के उनको पैसा दे रहे हैं। नाउ उनको अगर ये पैसा चाहिए तो उनको ये इम्प्लीमेंट करना होगा। हो सकता है उनको किसी पैसे की ज़रूरत किसी और चीज़ के लिए हो। तो नीति आयोग ने बोला कि इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और उसने रैशनलाइजेशन के लिए 3 कॉन्सेंट्रिक मॉडल दिया है। सबसे पहला आता है कोर ऑफ कोर स्कीम्स। कोर ऑफ कोर स्कीम्स मतलब क्या होता है कि ये वो स्कीम्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इंक्लूजन पे काम कर रही हो। फॉर एग्जांपल किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है विडो को, ठीक है, उसके लिए जो पेंशन स्कीम्स जाएंगी। तो ये हुआ कोर ऑफ कोर स्कीम, और जो भी सबसे पहले पैसा जाएगा वो इन्हीं स्कीम्स को जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है कोर स्कीम। इसमें हो गया प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना, एक ब्रॉड स्कीम वाले, ब्रॉड नेचर वाले स्कीम्स इसमें आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। एम जी आर जी हो गया, इसमें जो लेवल पे काम करते हैं। और तीसरे स्कीम आते हैं ऑप्शनल स्कीम, कि भाई ये राज्यों पे है कि आपको अगर चाहिए पार करना है, इसमें आप हमारे साथ पार्टिसिपेट, सेंटर के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर लो। फॉर एग्जांपल कोई बॉर्डर से रिलेटेड स्कीम है, तो अगर कोई मध्य प्रदेश और बिहार वाले वो होंगे, वो बोलेंगे हमें कोई मतलब ही नहीं है यार इसमें। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्कीम है स्पॉन्सर्ड वाली वो कोर ऑफ कोर स्कीम होती हैं और कोर स्कीम होती है। क्लियर? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर समझ में आ गया। नोमेनक्लेचर भी साफ बता रहा है, सेंट्रल सेक्टर, सेंटर का सेक्टर, तो आपको सोचना भी नहीं है इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन करेगा, सेंटर करेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है, राज्यों को दे रहा है। क्लियर? बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें। आगे बढ़ता है। अब हमारे पास एक न्यूज़ आई कि मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में न्यूज़ आई कि वहाँ पे औरतों के साथ हैरेसमेंट हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और मिसोजिनी और अब्यूसिव प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये जो टॉपिक है ना, ये पॉश का पार्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का पार्ट। ठीक है, इसके पीछे एक सिंपल कहानी है कि देयर वॉज अ लेडी इन राजस्थान हु वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो उन्होंने क्या किया कि रेसिस्ट किया लोगों को जो बच्चों की शादी कर रहे थे। अब इससे हुआ ये कि वहाँ के जो दबंग लोग थे वो थोड़ा उससे अपसेट हो गए, एंड उन्होंने उनके साथ रेप कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो अपना काम निभा रही थी और उसके लिए उनको सज़ा मिली, ये बहुत एक बहुत गंदी चीज़ है ये। ठीक है, तो ये केस हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाया जिसको कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस डील क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्लियर? हिस्ट्री समझ गए? अब हम पॉस एक्ट के बारे में समझेंगे, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या हैं, हम एक बार तेज़ी से देख लेंगे। तो इसको 2013 में लाया गया है। क्यों लाया गया है आप समझ गए कि किसी भी तरह के अनवेलकम एक्ट्स को भी इसने डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल फिजिकल कांटेक्ट हो गया, कोई सेक्सुअल एडवांसेस आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, फेवर कर मांग रहे हो, या कोई कलर्ड रिमार्क भी आप कर रहे हो, या किसी तरह की उनको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, ये सारे इसमें कवर होते हैं। तो एक ब्रॉड डेफिनेशन लेके आता है ये। ठीक है, फिर इसने दो कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी बनाई
जहाँ पे 10 लोग से ज़्यादा काम करते हैं और जहाँ पे 10 लोगों से कम काम करते हैं। अब जहाँ पे भी 10 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, जहाँ पे भी 10 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे इसने बताया कि आपको इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है? और ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को देखेगा, ठीक है? इसकी हेड कौन होगी? वहाँ पे जो सबसे सीनियर वुमेन एम्प्लॉयी होंगी, वो होंगी। और इनके पास पावर कैसा होगा? सिविल कोर्ट वाला पावर होगा, ठीक है? फर्दर इसने बोला कि अब आप एक चीज़ देख रहे हो, इसने एक ड्यूटी बाउंड कर दिया एम्प्लॉयर को कि इफ़ यू आर एम्प्लॉइंग वुमेन, आपको ये बेसिक चीज़ें तो उनको देनी पड़ेगी, एक सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा और आप ये अगर नहीं करते हो, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। उसी तरह से अगर 10 पर्सन से कम काम करते हैं, हम ज़्यादातर इन्फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके लिए होती है लोकल कमिटीज़, ठीक है? वो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकती हैं। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा पॉश एक्ट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि कंप्लेन करने का टाइम फ्रेम क्या है? कुछ टाइम फ्रेम है या कोई कभी भी कंप्लेन कर सकता है? नहीं। जो इंसिडेंट होगी ना, उस इंसिडेंट से 3 मंथ तक का आपको टाइम होता है। प्लस ये जो इंटरनल कमिटी है, इसके पास एक डिस्क्रिशन है कि इस टाइमलाइन को बढ़ा सकती है, अगर उनको लगा कि रीज़न वैलिड है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल टू चेंज द मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन। अभी क्या हुआ है, एक कमिटी आई थी, कहानी समझो। कमिटी थी जयललिता कमिटी, सॉरी, जया जेटली कमेटी, जया जेटली कमेटी, ठीक है? अब जया जेटली कमेटी में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अभी जो वुमेन का एज है वो कितना है, मैरिजेबल एज 18 और मेल का 21। वुमेन के एज को बढ़ा के 21 करने की ज़रूरत है। समाज एडवांस हो रहा है, अब हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं कि अब हम उनकी एज को 21 कर दें। हिमाचल प्रदेश ने इसको, आई एम नॉट सेइंग इसी को देखते हुए, बट हिमाचल प्रदेश ने एक फ़ैसला लिया कि हाँ, हम अपने यहाँ पे वुमेन के मैरिजेबल एज को बढ़ाने जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई जो वहाँ ऊपर में हमने पढ़ा कि हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में एक थोड़ा बहुत टसल तो चलता रहेगा लेजिस्लेशन को लेके। अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, उसमें एक डेट बताया हुआ है मैरिजेस का क्या होता है, ठीक है? अब स्टेट अपना लेके आ रही है, तो इन सेंटर और एक स्टेट का जो लॉ होगा उसमें एक रिपग्नेंसी आ जाएगी। रिपग्नेंसी क्या होता है? उन दोनों में एक विरोधाभास आ जाएगा, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा, आर्टिकल 252 अपने आप आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यूजुअली लोग बोलते हैं इसमें ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगा एंड ऑल, टू आर्टिकल 200 के अंदर नहीं। ये जैसा ही विरोधाभास आ जाता है ना कि एक आर्टिकल है सेंटर का और एक आर्टिकल है स्टेट का और उन दोनों के बीच में रिपग्नेंसी है, तो आर्टिकल 254 किक इन हो जाता है और इस बेसिस पे आपके जो गवर्नर होंगे उस बिल को क्या करेंगे, रिजर्व कर देंगे फॉर प्रेसिडेंट को। रिपग्नेंसी के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है 252। आप सोच रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किस लेवल तक सोच रखा होगा कि शायद ऐसी परिस्थिति आएगी और एक रिपग्नेंसी आएगी और वो मैंडेटरी होगा कि हाँ, पूरे देश के लिए कुछ और हो बट वहाँ के लिए कुछ और हो, ठीक है? बट देयर आर अदर केसेस ऑल्सो जहाँ पे गवर्नर बिल रिजर्व करता है, ठीक है? वो कहाँ से आता है? वो आर्टिकल 200 के तहत आता है। जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एसेंट दे दे, या उसको रिटर्न कर दे, या उसको रिजर्व कर ले। अब एक लेटेस्ट केस हुआ 2023 में जहाँ पे ये देखा गया कि गवर्नर बहुत बहुत टाइम तक के लिए बैठे हुए हैं बिल लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको बिल लेके बैठे नहीं रहना है, आगे बढ़ा देना या वापस भेज देना है, जो करना है जल्दी कीजिए, ठीक है? तो एक न्यूज़ था, ये आप समझ गए। अब आ जाइए आर्टिकल 200 पे। तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना है। अब
ये जो है ना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना है, इसके लिए स्पेसिफिक केसेस हैं, किस किस केस में आपको भेजना है। सबसे पहला है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो इंडेंजर करता है स्टेट के हाई कोर्ट की पोजीशन को, उसके पावर को, ठीक है, तो आपको रिजर्व कर लेना है। दूसरा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ है, अगर वो कंट्री के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ है, या वो नेशनल इंपॉर्टेंस को के लिए खतरा है, या वो कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्विजिशन अंडर आर्टिकल 31A के अंदर बात करता है। क्लियर? बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं और ये बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, वो डीपीएसपी के खिलाफ होगा, या वो इन लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, या वो नेशनल इंपॉर्टेंस के खिलाफ होगा, या वो प्रॉपर्टी एक्विजिशन के खिलाफ होगा। क्लियर? इसमें एक कैच और ये है कि अगर कोई ऐसा बिल भी हो जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट करता हो, और इसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ जो आर्टिकल 304 के खिलाफ जा रही है, ठीक है, उस केस में भी आपको बिल को रिजर्व करना है। तो हमें क्या क्या समझ में आया, किस किस केस में रिजर्व करना है। 200 के अंदर हमें रिजर्व करना है अगर हाई कोर्ट का पोजीशन इंडेंजर्ड हो, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ हो, अगर वो कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, नेशनल इंपॉर्टेंस के खिलाफ हो, अगर वो कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्विजिशन अंडर 31 के खिलाफ हो, 31A के खिलाफ हो, और प्लस ये रिपग्नेंसी जिसमें आर्टिकल है 254। क्लियर? अब आ जाते हैं वुमेन एज को लेके, और वुमेन एज के हिस्ट्री को समझते हैं। कुछ ही चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले तो अभी एज क्या है, तो फिलहाल लीगल एज कितना है, 18, ये आपको पता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दो चार एक्ट्स हैं जो हमारे कॉलोनियल एरा में आए हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। वो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। पहले 10 साल था, उसको बढ़ाकर इसने 12 साल कर दिया था, 1891 में आया था ये। उसके बाद 1929 में शारदा एक्ट आया, जिसमें इस एज को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14 कर दिया गया। फिर फर्दर 49 में जब देश हमारा आज़ाद हो गया, उस समय एज कितना था, 15 था। तो आप समझ रहे हो कहाँ हम 10 से शुरू हुए थे, कहाँ हम 18 पे आए हैं, अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं। क्लियर? दो एक्ट्स के नाम बताए मैंने, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जिसने 10 से बढ़ा के 12 कर दिया था, और शारदा एक्ट जिसने 14 कर दिया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर फिलिंग प्रमोशनल पोस्ट्स। अब ये टॉपिक क्या है ना, ये बात करता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होता है कि दो लड़के हैं, दो साथ में सेलेक्ट होते हैं, फॉर एक जनरल है और एक कैटेगरी वाला बच्चा है जो एससी कैटेगरी वाला बच्चा है। अब उसके साथ हुआ ये है कि हायर रंक्स पे जो एससी एसटी के पोस्ट्स हैं वो खाली हैं, तो इस बच्चे को प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों साथ में एंट्री करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, उसको अगर वो प्रमोशन मिल जाता है तो वो उससे ज़्यादा सीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। आप इसमें बोल सकते हो कि बट ये कैसे सही है एंड ऑल। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, स्टेट लार्जर लेवल पे फंक्शन करता है, स्टेट लार्जर इंटरेस्ट को हर चीज़ को ध्यान में रखता है। आज वो इंसान ऊपर इसलिए गया है क्योंकि हायर रंक्स पे एक वैक्यूम है उसके रिप्रेजेंटेशन का, तो ही हैज़ वेंट अप टू रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बट ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है, वो नियम बनाएंगे और लेजिस्लेचर नियम बनाएंगे एंड इस बेसिस पे आपको मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रमोशन मेरा हक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। बट ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कैसे हुआ और क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ने क्या किया, प्रोविजन डाला फॉर द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ एससी एंड एसटी अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ध्यान दे रहे हो वर्ड, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विसेज में। फिर फर्दर अगर कोई वैकेंसी है और वो खाली चली जाती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जब नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी।
ये प्रोविज़न कहाँ से आया? 16B। 16 तो आपको पता है ना, अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे काम करती है, फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न है, ठीक है? और ये किस आर्टिकल से आया था? ये किस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। क्लियर? उसके बाद 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला कि अगर कुछ चीज़ों में वो पीछे हैं तो SC/ST को क्लेम ज़्यादा बढ़ जा सकता है सर्विसेज पे। इसका मतलब ये है कि उनको रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, इवन उनके नंबर्स को में भी उनको क्वालिफाइंग मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये किससे आया? 82। तो 2 आर्टिकल तो आप 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। सबसे पहले हो गया 77 और दूसरा हो गया 82nd। अब तीसरा जो है वो है 85। उसने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को इंट्रोड्यूस किया इसमें। अब जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं SC/ST को लेके, तो इसी साल क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST। इसका मतलब वो ये होता है कि क्रीमी लेयर का नियम SC/ST ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना। क्रीमी लेयर कौन होता है? जो बेटर ऑफ है देन अदर्स। अभी तक क्या था, हमारे पास एक जजमेंट था 2004 का, EV चिन्नैया जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 341, ये भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, 341 के अंदर ही वो लिस्ट है जिसमें SC/STs के लिस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये जो लिस्ट है इसमें ये बोला गया कि हर स्टेट में जो SCs हैं वो एक होमोजेनस ग्रुप है। अगर वो स्टेट आर्टिकल 16 के तहत कोई वेलफेयर के लिए चीज़ उनके लिए लाता है तो उसको उस पूरे ग्रुप को देना होगा। स्टेट का लॉजिक था कि बट हमारे यहाँ लोग हैं जो वेल ऑफ नहीं है उतने और उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तक स्टेटस को यही था कि एक वो था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो लगा रखा था, बार लगा रखा था कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट SCs/ST पे अप्लाई नहीं होता है, वो एक होमोजेनस ग्रुप है, ठीक है? फिर दविंदर सिंह केस आया 2020 का, वहाँ पे बात चली कि देयर इज़ अ नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन और इसको वैलिड करार दिया गया और ये सजेस्ट किया गया कि एक लार्जर बेंच इस मुद्दे को देखे। तो एक लार्जर बेंच दैट इज़ 7 जज बेंच बैठता है और एग्जामिन करता है वो पुराने केस को, ठीक है, चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ली है ऑफ इनइक्वालिटी की। उसने बोला कि स्टेट कैन क्लासीफाई SC और SC एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, कुछ हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और स्टेट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है? तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट को सब कैटेगराइजेशन के कंसेप्ट को मंजूरी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC पे बात हो रही है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC के लिए एक कमेटी बनी है और ये सब कैटेगराइजेशन की जो कमेटी बनी है वो बनी है जी रोहनी, जस्टिस जी रोहनी के अंदर। तो ये नाम भी आप याद रखोगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा 10th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। वहाँ 10 साल हो गए इसको। ओके, तो हमें पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होके बना था। ये मैप है, यहाँ पे पहले ये मद्रास था, मद्रास से हमने जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो पोटी श्रीमला अल्लू जो वहाँ के एक सत्याग्रही थे, उन्होंने तमिल बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले लोगों के बीच में बोला था कि एक हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट चाहिए और इन्होंने फास्ट किया था और उस बेसिस पे हमारे फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश बना, ठीक है? उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में डिमांड हुई कि हमें, फिर तेलंगाना ने डिमांड किया कि हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमारे नीड्स अलग हैं, तो हमें एक नया अलग स्टेट चाहिए, तो तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ, ठीक है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ तो 21 आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है? तो वो इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 3 का। जब आप किसी नए स्टेट को बनाते हैं या उसकी बाउंड्री चेंज करते हो, नाम चेंज करते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हो। पहला फैक्ट तो आपको यहीं से याद हो गया। आर्टिकल 2 क्या है कि अगर आप नए
कोई नए स्टेट को एडमिट कर रहे हो, मतलब किसी नए जगह को अपने भारत में विलय कर रहे हो, देन यू विल यूज़ आर्टिकल 2। तो ठीक है, नई स्टेट्स को बनाने के लिए जो ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट करते हैं और उनमें चेंजेस लाने हैं तो आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आने से पहले एक बहुत बड़ा बात चला है, जिसमें हमने बात किया है कि क्या किस बेसिस पे स्टेट को डिवाइड किया जाए। हमने पार्टीशन देखा 1947 में। अब इस पार्टीशन के बाद हमें एक चीज़ समझ में आया कि हम कोई भी ऐसा विभाजन नहीं कर सकते हैं जो इस देश को बाल्कनाइजेशन की तरफ ले जाए। बाल्कनाइजेशन मतलब क्या? तोड़ने की तरफ ले जाए। ठीक है? तो पहली एक कमेटी बनाई गई, धार कमेटी। इसने बोला कि क्या हम देखते हैं कि क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, और इसने बोला नहीं भाई, हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखनी है। ठीक है? अब कांग्रेस ने खुद में बैठ के एक कमेटी बनाई जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। इसमें कौन-कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सितम्रमी हैं। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए और हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनल यूनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है? लेकिन फिर हमारे सत्याग्रही, वो आंध्र प्रदेश वाला केस होता है, और फिर फजल अली कमेटी बैठाई गई। इसके चेयरमैन थे फजल अली, और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। ये दोनों नाम बस इसमें ये आपको याद रखना है, वो डायरेक्ट दे सकता है कि इसके मेंबर कौन-कौन थे। तो के.एम. पानीकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है? इन्होंने कहा कि हम बना सकते हैं विद सेफगार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड एफिशिएंसी। अगर वो चीज़ आप संभाल लो तो आप बना सकते हो। और फिर इस बेसिस पे आंध्र प्रदेश बनता है फ्रॉम मद्रास। ठीक है? तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन 10 साल के बाद आए हैं, और वो कौन है? राहुल गांधी जी हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, उसके पावर्स क्या हैं, उसका ओहदा क्या है, वो हम सब चीज़ को समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए जो पार्टी है अपोजिशन में, उसको एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स लाने पड़ेंगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है? इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट है और पार्लियामेंट्री जो रूल्स है वहाँ से डिफाइन होता है, और ये 1/10 वाला जो है नियम, ये स्पीकर और चेयरमैन ने कन्वेंशन सेट करके रखा है। ठीक है? क्योंकि दे आर द हेड ऑफ द पार्लियामेंट हाउसेस। ठीक है? तो उन्होंने वहाँ के लिए जो नियम बनाया है उस बेसिस पे कम से कम 1/10 तो चाहिए आपके पास। ठीक है? अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो ये 7th नंबर पे आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इनके साथ। लेकिन अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अलाउंस फैसिलिटीज़ इक्विवेलेंट किसके होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ठीक है? कौन से एक्ट के तहत आते हैं? ये आते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1997। ठीक है? फर्दर अगर इसकी बात करें तो इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़, फॉर एग्जांपल सीवीसी हो गया, सीआईसी हो गया, सीबीआई डायरेक्टर हो गया, एनएचआरसी हो गया, लोकपाल हो गया, उसमें जो हमारी कमेटी होती है फॉर सिलेक्शन, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। वो भी एक फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरमैन बनेंगे। ठीक है? पार्लियामेंट में ही इज़ अ मेंबर ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट कमिटीज़ लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, अंडरटेकिंग हो गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया। ये एक जेनरिक पॉइंट था। ठीक है? आपको बस याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी पोजीशन है। ये सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ पोजीशन पार्लियामेंट 1977 से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है इसी डायरेक्शन में कि हमारी जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो अपोजिशन था वो कौन था? अपोजिशन पार्टी कौन था? उसने ऑप्शन डाला था स्वतंत्र पार्टी। अब हर चीज़ ना आप याद नहीं रख सकते, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ होगा तो देश में 2 फोर्सेस थे, कम्युनिस्ट फोर्सेस थे और एक कांग्रेस था। तो जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होगा वो ऑब्वियसली स्वतंत्र पार्टी, एक रैंडम सी पार्टी तो नहीं होगी।
ठीक है। तो सबसे पहली जो अपोजिशन थी कौन थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बात कर रहा है वो सबसे पहले 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ना, ये एक तरह से आप इसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी देख सकते हो, इसलिए इसकी ओहदा काफ़ी ऊंचा है। इसीलिए इसको क्या होता है, जब जो आगे की सीट होती है हाउस में, वो उस पर बैठने को मिलता है कि ये एक अल्टरनेट आइडियाज़ पॉलिसी मेकिंग दे रहा होगा सभी को। और 1/10 सीट्स, तो लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं उसका 1/10 चाहिए अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क कि भाई अगर दो पार्टियां उन दोनों को बराबर बराबर आ गई तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। क्लियर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे। एक न्यूज़ आई कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिव्यू करना चाहा है परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़। अब आपको लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट्री कमेटी एक बार जाके रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं हल्की आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है ये कमिटीज़, वो इनको अकाउंटेबल रखते हैं कि बताओ क्या किया, कैसे किया, ये इसमें कैसे गड़बड़ हुआ। ठीक है। वो पूछ सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल कमेटी। ये अम्ब्रेला कमेटी है। इसके अंदर 3 कमेटी आते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है। अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये बहुत पुरानी कमेटी है, ऐसा नहीं है कि आज़ाद हुए तभी हमने बना दिया। इसके बारे में मेंशन्ड हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे। ठीक है। एक एडवाइजरी बॉडी है, 1 साल के लिए आती है, ये चेक करती है कि आपने कितना अप्रोप्रिएट किया और उसको आपने सही से यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। कैग के रिपोर्ट्स को देखती है। इसका जो वो होता है ना चेयरमैन, वो बाई कन्वेंशन जो अपोजिशन पार्टी से आता है, रूलिंग पार्टी से नहीं आता। ठीक है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो दोनों तरफ से यहाँ पे लोग आते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फिर मिनिस्टर्स तो इवेंचुअली गवर्नमेंट की बात करेगा ना, तो वो स्क्रूटनी फिर कैसे करेंगे। तो मिनिस्टर इसमें एलिजिबल नहीं है। और इस कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है। ठीक है। वो बड़े आसानी से चेंज कर देगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नहीं। ये जितनी कमेटियाँ होती हैं ये पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट के हाउसेस का पार्ट है। वो हाउसेस में सुप्रीम बीइंग कौन है, हमारे स्पीकर। ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 कहाँ से आते हैं लोकसभा से, 7 कहाँ से आते हैं राज्यसभा से। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है। चेयरमैन बाई कन्वेंशन, वर्ड बाई कन्वेंशन, बिलोंग टू अपोजिशन पार्टी। एडवाइजरी बॉडी है, एक तरह से एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है इसका। ठीक है। ये स्क्रूटनाइज कर सकता है। आप जाइए पार्लियामेंट्री कमेटी लक्ष्मीकांत उठाइए और उसमें से एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आता है, दैट इज 23rd लॉ कमीशन का गठन। कौन है इसके चेयरमैन, बीपी सिन्हा है इसके चेयरमैन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अब क्या होता है लॉ कमीशन, लॉ कमीशन अब गवर्नमेंट को चाहिए किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे इनपुट्स, कि बताओ यार ये हम सोच रहे हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की एडवाइजरी बॉडी के रूप में कौन काम करती है, लॉ कमीशन काम करती है, कि वो बताएंगे कि सर ये चीज़ अभी ज़रूरत है इसकी कि नहीं है, अगर है तो हम कैसे इसको कैसे हमें लाना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, फिर ये किस टाइप की बॉडी है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बस डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसका कोई एक्ट वैक्ट नहीं है। ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है एक तरह से। ये सबसे पहले इस्टेब्लिश फर्स्ट लॉ कमीशन जो थी ना, वो 1934 में मैकॉले के अंदर, मैकॉले इसके चेयरपर्सन थे, वो थे। ठीक है। जब आज़ादी हो गई हमारी, तो जो फर्स्ट चेयरमैन बने वो कौन बने, MC सितलवाड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए आपको, पिछले साल ये BPSC नेक्स्ट ने पूछ रखा है ऑलरेडी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
फर्दर इसमें मैंने बता रखा है आपको, ये एडवाइजरी बॉडी ऑफ टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरह काम करता है। मेजर फंक्शन लीगल रिफॉर्म लाना है, ये अंडरटेक करता है। गवर्नमेंट के जो भी रेफरेंसेस गवर्नमेंट देंगी उसको ये देखता है, ठीक है। तो हम पार्ट 2 यहीं तक रखते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। एक वीडियो और आएगा, उसमें आपका पूरा पॉलिटी ईयर वाइज कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।